नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आज खबरों से पहले एक वीडियो। ये बच्ची है, गजा की बच्ची है। इससे पूछा गया कि तुम्हें सबसे पहली चीज क्या चाहिए, और इसने कहा रोटी, खाना। नॉर्वे में एक प्रोग्राम चल रहा था। गजा में जो कुछ चल रहा है उसके समर्थन में एक नॉर्वेजियन लड़की थी। बोलते बोलते रो पड़ी, उसकी आंखें भर आई। और इसके साथ साथ ये वाला वीडियो आप देखिए। दो वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। बाईं तरफ गजा में भागती हुई एक औरत है, एक मां है, और दूसरी तरफ जेद्दा का सीन है, सऊदी अरब के जेद्दा का सीन है। क्या सीन है बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लीजिए। एक तरफ जहां फलस्तीनी अपनी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल दौर देख रहे हैं, वहीं बाकी अरब मुल्क अपनी मौज मस्ती से ऐसे लगे हुए हैं जैसे बगल में कुछ हो ही नहीं रहा है। बीच बीच में बयान आ जाता है। आपको याद होगा, अल अक्सा मस्जिद के अंदर इस बार घुस आए थे ज्यूज, और इन लोगों ने वहां पर काफी तमाशा किया था। यहां तक कि बयान जारी किया था कि एक दिन हम अल अक्सा मस्जिद को बम से उड़ा देंगे। पूरे अरब वर्ल्ड में कोई बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ। केवल सऊदी अरबिया का एक बयान मुझे दिखाई दिया जिसमें इसकी मजम्मत की गई है, इसकी मलामत की गई है। इस मलामत और मजम्मत से क्या होना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हकीकत यह है कि कल को अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर अल-अक्सा को भी उड़ा दें तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे, सब अपना अपना फायदा देखते रहेंगे। ऐसे में हमास के पास जो भी ताकत है, उस ताकत से अपनी जंग जारी रखने के अलावा और क्या तरीका है? जाहिर तौर पर उसके पास इतने हथियार नहीं हैं जितने इजराइल के पास हैं, लेकिन एक चीज है जिसको कहते हैं कमिटमेंट। अभी परसों पहला एम्बुश किया, अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं पहला बड़ा एम्बुश किया अल कासम ने, जो हमास की आर्मी है। और इस एम्बुश में एक सीनियर ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल के लेवल का एक ऑफिसर इजराइल का मारा गया। यह तो इजराइल ने कंफर्म की है। वहां के अखबार की खबर है कि अनुमति मिल गई है, ऑर्डर मिल गया है, आईडीएफ की तरफ से ऑर्डर मिल गया है कि ठीक है, ये वाला पब्लिश कर लो। असल में कितने लोग मारे गए हैं कोई नहीं जानता। यह जरूर है कि कई मरकावा टैंकों के उड़ाए जाने की खबर मिली है। अब हमास जो लड़ाई लड़ रहा है वो पूरी तरह से गुर्रिल्ला टेक्निक से लड़ रहा है। जहां तक लड़ाई खत्म करने की बात है, बहुत सीधी सी बात है कि नेतन्याहू लड़ाई खत्म करने को बिल्कुल तैयार नहीं। हमास का बयान आया था, बिल्कुल क्लियर बयान आया था कि हम सारे के सारे होस्टेजेस को छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम सबको एक बार में रिहा करने के लिए तैयार हैं। शर्त बस इतनी है कि आपको जंग पूरी तरह से रोकनी होगी। और नेतन्याहू कह रहा है कि एक बार में सारे होस्टेजेस को छुड़ाकर हम जंग नहीं रोकेंगे, जंग हम किसी हाल में नहीं रोकेंगे। तो जब तुम जंग रोकोगे ही नहीं तो जंगबंदी का कोई समझौता कैसे हो सकता है? किस तरह से कोई सीज फायर हो सकता है जब जंग रुकेगी ही नहीं? इजराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है। आज स्मॉरिच का बयान है कि होस्टेजेस को छुड़ाना हमारी पहली प्रायोरिटी नहीं है। पहली प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना है, वरना 56% इजरायली अब यह खुल के कह रहे हैं कि होस्टेज डील हो जानी चाहिए। हमास ने यहां तक कहा कि आप डील कर लो, हम नए हथियार डेवलप नहीं करेंगे, यह वादा करते हैं। और साथ में यह वादा भी करते हैं कि नई टनल्स हम नहीं बनाएंगे। अब इससे ज्यादा हमास क्या कर सकता है? होस्टेज छोड़ने को तैयार है, नए हथियार नहीं बनाएगा इसका वादा करने को तैयार है, नए टनल नहीं बनाएगा इसका वादा करने को तैयार है। अब तो पूरे के पूरे गजा को दोबारा से बनाना उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। लेकिन इन सबके बावजूद नेतन्याहू का कहना है कि वो जंग नहीं रोकेंगे। जंग रोकना उनके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि जंग रोकते ही कुर्सी चली जाएगी। जंग नहीं रोकना है क्योंकि जंग रोकते ही हथियारों की जो तिजारत होती है वो तिजारत रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। जो कमीशन बड़ा बड़ा आता है, कतर गेट का जो केस उनके ऊपर चल रहा है कि कतर से पैसा आया और जाने कहां कहां से पैसा आया है, वो सारी जांचें तेज हो जाएंगी। उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो जंग को आखिरी दम तक जारी रखना चाहते हैं। तो हमास को क्या करना चाहिए? हमास को कहना चाहिए कि लीजिए, हम लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, आइए हम सबको मार दीजिए, और उसके बाद गजा में जो लोग बचे हैं उन सब लोगों को किसी और मुल्क में भेज दीजिए सड़ने के लिए, और गजा को कब्जे में लेकर यहां पर रिविएरा बनाइए, यहां पर अय्याशी करिए। क्या ये हमास कहेगा? तब दुनिया उसके साथ खड़ी होगी?
ये तो कोई कह ही नहीं सकता है। हमास अगर ये कह देता है कि ठीक है हम छोड़ के चले जाते हैं, तो नेतन्याहू बहुत खुश होगा। $2 बिलियन देने की बात थी, पिछली बार में $20 बिलियन कह गया था। $2 बिलियन देने की बात थी कि 300 लोगों के बीच $2 बिलियन बांट दिया जाएगा, आप लोग छोड़ के चले जाओ। लेकिन हमास ने मना कर दिया। उनकी जमीन है, वो उनकी जमीन है, हजारों सालों से उस जमीन पर पले हैं। जमीन का बड़ा हिस्सा छीन लिया गया है। एक छोटा सा टुकड़ा गजा में और वेस्ट बैंक में बचा हुआ है, वो अगर उसको भी छोड़ के चले जाएंगे तो फिर अपनी जमीन पर लौटने का ख्वाब कभी नहीं देख पाएंगे। कैसे आप किसी को भी उनकी जमीन छोड़ने को कह सकते हो? कैसे कह सकते हो कि सब लोग छोड़ के चले जाओ? और क्या गारंटी है कि उनके जाने के बाद गजा में जो लोग बचे हैं, जो निहत्थे हो जाएंगे, जिनके पास रेजिस्टेंस का कोई तरीका नहीं रह जाएगा, उन सबको बाहर नहीं किया जाएगा? बिल्कुल गारंटी इसकी कोई दे ही नहीं सकता है। जितनी बार वायदे किए गए, जितनी बार सीज फायर के समझौते हुए, सब तो तोड़े गए हैं। फिर किस बात पर भरोसा करे हमास? इसीलिए हमास अब नई आर्मी भर्ती करने पर लगा हुआ है। इजराइल के अखबार बता रहे हैं कि 30,000 के आसपास नई आर्मी हमास के पास आई है। जाहिर तौर पर आप गजा के लड़कों के बारे में सोचिए, जो दिन रात इजराइल के बम देख रहे हैं, जो दिन रात ये देख रहे हैं कि सारे लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों, औरतों, शहरियों को आराम से जब चाहें तब मार दे रहे हैं। कौन मानेगा कि कोई एक पूरा शहर ऐसा होगा जिसके हर घर में एक आतंकवादी छिपा होगा? लेकिन पूरे के पूरे रफा को तबाह कर दिया गया। एक घर रफा में बचा नहीं है। बाइडेन ने वादा किया था कि रफा में तबाही नहीं होने दिया जाएगा, केवल लिमिटेड वार होगा। लेकिन उस लिमिटेड वार के बाद जो तस्वीरें आई वो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे रफा को तबाह कर दिया गया। अब जिन बच्चों के इन घरों को तबाह कर दिया गया है, उनके पास बचा क्या है? ना पढ़ने का मौका है, ना करियर बनाने का मौका है, ना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जिंदगी जीने का तरीका है। तो फिर ये क्या करेंगे? इनके पास एक ही तरीका है कि रेजिस्टेंस में शामिल हो। जब तक आप इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे, हमास जैसी जो तंजीमें हैं उनको मजबूत करते रहेंगे। और हकीकत तो यही है कि फ़लस्तीनियों ने यासर अराफात के वक्त में जब हथियार छोड़ने की बात की थी तो अपने सारे वादे तोड़े थे इजराइल ने, और जो कुछ किया था वो सब आप जानते हैं। वही वजह है कि हमास जैसी तंजीम पैदा होती है। तो फिलहाल जंग रुकने की कोई उम्मीद तो नजर नहीं आ रही। जंग चल ही कहां रही है? जंग नहीं चल रही है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड चल रहा है जो इजराइल कर रहा है। आप एग्जाम्पल देखिए, 15 मेडिक्स को मार दिया गया। ऐसे लोग जो मेडिकल की इमरजेंसी सर्विसेज में थे, अपनी गाड़ी से, एम्बुलेंस से जा रहे थे। बाकायदा वीडियो आई कि उस समय उसके ऊपर जो लाल बत्ती है वो भी जल रही थी। बहुत क्लियर था कि इसमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मेडिक्स हैं, जो मेडिकल सहायता देने लोगों को जा रहे हैं। निशाना लगा के 15 लोगों को मार दिया गया। उसके बाद जांच भी आईडीएफ ने ही की, और चूंकि वीडियो सामने आ गए थे इसलिए इतना तो इनको कहना पड़ा कि हां हमने मारा था। लेकिन उसके लिए क्या कहा गया? उसके लिए कहा गया ये टेक्निकल इशू था, प्रोफेशनल फेल्योर था, और इसीलिए एक बंदे को सस्पेंड करने के अलावा कोई और सजा नहीं दी गई। आईडीएफ ने यह स्वीकार नहीं किया कि यह उनकी पॉलिसी की गलती है। जाने कितने मेडिक्स को वो मार चुके हैं, कितने एनजीओ वालों को मार चुके हैं, कितने पत्रकारों को मार चुके हैं। एक पत्रकार, फोटो जर्नलिस्ट वहां की थी, जिनका इंटरनेशनल फेस्टिवल में जिनकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाने वाली थी, जिस दिन यह खबर आई, अगले ही दिन बल्कि उसी दिन रात को उनको उनके पूरे परिवार के साथ खत्म कर दिया गया। इतनी ज्यादा इमोरल, इतनी ज्यादा शैतानी मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कहीं की कोई आर्मी हमने देखी है। और जिनको लगता है यह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, वो ये जान लें कि ईसाइयों का परजिक्यूशन भी वहां लगातार होता रहा है। ईसाइयों ने अभी जब ईस्टर का त्यौहार मनाना अपना चाहा तो भी उनको परेशान किया गया। उसके बरक्स आप देख लीजिए कि गजा के इलाके में रहने वाले, फ़लस्तीन के इलाके में रहने वाले ईसाइयों ने कितने खूबसूरत तरीके से अपना त्यौहार मनाया। ये एक पुरानी खबर है जिसमें आप देख पा रहे हैं, वहां से अक्सर ऐसे वीडियो आते हैं जहां क्रिश्चियंस के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर यहूदी थूकने का काम करते हैं। ये पुरानी खबर है जिसमें एक रब्बाई कहता है कि ईसाइयों के ऊपर थूकना तो एक पुराना कस्टम है। यहूदियों का पूरा इतिहास देख लीजिए। इंग्लैंड से उनको 12वीं सदी में निकाला गया, पुर्तगाल से निकाला गया, फ्रांस में निकाला गया, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। और अगर ये सब हुआ तो उसकी वजह क्या थी, उसको भी देखना चाहिए। और जो कुछ हुआ यूरोप में हुआ, लेकिन बदला लिया जा रहा है फ़लस्तीनियों से। उनके दिमाग में अब तक ईसाइयों के लिए उतना ही जहर भरा हुआ है। एक वक्त था कि ईसाइयों और यहूदियों के बीच में सबसे तीखा संघर्ष था।
जर्मनी में प्लेग आया, यहूदियों को जिम्मेदार बताकर जला दिया गया था, उनके घर जला दिए गए थे। जर्मनी का जो बड़ा एक आप कह सकते हैं कि धर्मगुरु था मार्टिन लूथर, उसने तो बाकायदा अपनी किताब में इन लोगों का घर जलाने वगैरह की बात लिखी थी, और जब हिटलर आया तो उसने वही सब करके दिखा दिया। लेकिन दुश्मनी निभाई जा रही है फलस्तीनियों से, क्योंकि यूरोप से दुश्मनी निभाना आसान नहीं है इनके लिए, उसकी तो मदद चाहिए। आखिर बर्तानिया और अमेरिका की वजह से ही फलस्तीन की जमीन पर यह कब्जा कर पाए। लेकिन ईसाइयों के लिए इनके मन में कोई इज्जत हो, यह तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वरना एक रब्बाई यह कैसे कह पाता कि ईसाइयों पर थूकना हमारी परंपरा है? कौन सा ऐसा धर्म होगा जिस धर्म में दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर थूकना एक परंपरा होगा? लेकिन यूरोप के तमाम ईसाई देशों को यह सब दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है तो सिर्फ वो पैसा, वो पावर जो इजराइल की मदद से उनको लगातार मिलता रहता है। आखिर आप सोचिए ना, मुसलमानों को कट्टरपंथी कहा जाता है, और ये जो रब्बाई हैं, जो कट्टरपंथी यहूदी हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है। इनके मुल्क को डेमोक्रेसी कहा जाता है। ईरान को मुस्लिम मुल्क कहा जाता है, लेकिन इनके मुल्क को डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये तस्वीर देखिए आप, मतलब मुसलमान अगर दाढ़ी रखे तो वो कट्टरपंथी है, लेकिन यहूदी अगर दाढ़ी रखे तो वो अपना धर्म निभा रहा है। अगर यहूदी औरत ना अपना सर ढके तो वो धर्म का पालन है, लेकिन एक मुसलमान औरत बुर्का पहन ले तो वो कट्टरपंथ है। अगर यहूदी अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करें या जमीन पर कब्जा लगातार करते चले जाएं तो वो हीरो हैं, लेकिन अगर फलस्तीनी अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ें तो वो विलन है। ये थ्योरी कहां से बनती है? और ये वही थ्योरी है, ये वही सारी चीजें हैं जो यूरोप और पश्चिमी मीडिया लगातार सारी दुनिया में फीड कर रहा है, जिसका असर ये हुआ है कि हमारे देश के भी कुछ अंधभक्त, कुछ गोबर भक्त जो हैं, उनको लगता है कि इजराइल सही है और वो इजराइल के साथ स्टैंड विद इजराइल दिन रात करते रहते हैं। खुद इजराइल के क्या हालात हैं, आप यावर लैपिड जो वहां विपक्ष के नेता हैं उनके नए बयान को देख सकते हैं। उनका कहना है कि रोनन बार जो शिन बेट के चीफ थे और जिनको हटाने की कोशिश की थी नेतन्याहू ने, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी, अगर उस मामले में ज्यादा तमाशा होगा तो इजराइल समाज के अंदर एक इतना बड़ा भेद खड़ा हो गया है, आपस में इतनी दुश्मनियां बढ़ गई हैं। वहां का इंटेलिजेंस बताता है कि कल को ज्यूस की हत्या करेंगे, आपस में ही लड़ मरेंगे। जब समाज में इतनी हिंसा, इतना कत्लोगारत भर दिया जाता है, जब हर आदमी के हाथ में बंदूक थमा दिया जाता है। यह भी बहुत मजेदार है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि हमास के लोग हथियार छोड़ दें, लेकिन अपने यहां सेटलर्स को, आम नागरिकों को लगातार बंदूकें और बड़ी बड़ी गन्स बांट रहे हैं। और जब समाज में इतनी गन्स आ जाती हैं, समाज में इतना हिंसा और इतना पागलपन हो जाता है, तो हमेशा यही होता है कि आपस में ही लड़ मर के वो खत्म हो जाते हैं। यावर लैपिड उस तरफ ही इशारा कर रहे हैं। खैर, चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान और यूएस के बीच में दूसरे राउंड की बातचीत जो हुई है, रोम में हुई है, और बताया जा रहा है कि यह बातचीत काफी हद तक सक्सेसफुल रही है और इसके बाद एक्सपर्ट लेवल की टॉक होगी। यानी दोनों तरफ से एटॉमिक एक्सपर्ट जो हैं वो बैठेंगे और मुद्दा दर मुद्दा चीजों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। कहा यही जा रहा है कि ट्रंप उसी समझौते पर दोबारा समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले उन्होंने खुद तोड़ दिया था। यानी ईरान को 3.6 लेवल तक यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति होगी और उसके बाद धीरे धीरे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कि 1 बाय 1 अमेरिका ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाता जाएगा। ये जो बातचीत हुई है, इसमें एक और मजेदार बात है। इसके ठीक पहले पहुंचे थे मोसाद के चीफ, अमेरिका के जो बातचीत वहां पे कर रहे हैं विटकाफ, उनसे बात करने के लिए। और उस बातचीत में कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कोशिश की कैसे भी अमेरिका को इस बात के लिए मनाने की कि वो ये डील तोड़ दे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। ट्रंप ये डील करने पर आमादा है। हालांकि ट्रंप लड़ाई की भी पूरी तैयारी कर रहा है, ये गलतफहमी आप मत पालिएगा। इजराइल में नए हथियार भेजे गए हैं, बाकी सारी चीजें हैं, तो वो लड़ाई की भी पूरी तैयारी में है। क्या करना चाहता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन खबर यही आ रही है कि इजराइल चाहता था ये बातचीत टूट जाए, लेकिन ये बातचीत टूटी नहीं, ये बातचीत आगे बढ़ी है। दूसरी तरफ अरगाची ने यह कहा है, अरगाची जो वहां के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान का एक टॉप डिप्लोमेट
जाएगा चाइना। इसके पहले अरगाची खुद रशिया जा चुके हैं, चाइना जा चुके हैं। अरगाची का एक और बयान आया है कि रशिया और चाइना के साथ ट्राईपार्टाइट समझौता करने के लिए, बातचीत करने के लिए, सहयोग बढ़ाने के लिए हम लगातार तैयार हैं और कोशिश कर रहे हैं। ओमान के जो किंग हैं वो भी जा रहे हैं रशिया पुतिन से मिलने के लिए। बहुत सीधी सी बात है कि बातचीत भले अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही हो, लेकिन इसमें रशिया और चाइना भी इन्वॉल्व हैं। ईरान चूंकि रशिया और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट भी है और चाइना और रशिया भी ईरान के ऊपर काफी डिपेंडेंट है, कह सकते हैं ये एक तरह का ट्रायंगल है। तो ईरान जो भी बातचीत फाइनल करना चाहता है उसमें रशिया और चाइना की रजामंदी भी रखना चाहता है। और इस बातचीत के तुरंत बाद आप जानते हैं एक बयान आया था बातचीत शुरू होने के पहले इजराइल का कि बातचीत चलती भी है तो भी इजराइल ईरान के ऊपर छोटे मोटे अटैक कर सकता है उनके एटॉमिक ठिकानों पर। लेकिन इस बातचीत के तुरंत बाद इजराइल से खबर यह आती है कि ईरान पर हमला करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। तो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, धीरे धीरे क्लियर होंगी कि क्या खेल चल रहा है। ईरान अगर अपनी एटॉमिक जो कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरह से छोड़ने को तैयार हो जाता है फिर तो उसका अल्लाह ही मालिक है। लेकिन वो जो भी करेगा जाहिर तौर पे मुझसे और आपसे ज़्यादा समझदार हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपने माजी को लेकर। तो वो जो भी करेगा अपने भले के लिए ही करेगा और उसमें रशिया और चाइना का रोल लगातार बना रहेगा। एक और खबर है, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है, वो आई है सीरिया से कि सीरिया में अमेरिका जो है अपनी फौजों का नंबर, फौजों की संख्या घटाकर 1000 तक करना चाहते हैं। यानी वहां से बहुत सारी फौजें वो हटा रहे हैं। अब ये क्यों हटा रहे हैं ये देखने वाली बात होगी। एक बात तो ये है कि जो कुर्द मिलिशिया थी जिसको सपोर्ट किया करता था अमेरिका, उसके साथ टर्की का समझौता, अर्दोगान का समझौता हो चुका है। तो अब अर्दोगान की आर्मी से उनकी लड़ाई नहीं हो रही है तो अमेरिका की ज़रूरत नहीं है उनको सपोर्ट करने की। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि टर्की ये चाहता था अमेरिका अपनी सेना हटा ले ताकि इजराइल के साथ वो सीधी बातचीत कर सके और इजराइल को जो हिस्सा उसने कब्जा किया है वहां से पीछे जाने के लिए मजबूर कर सके। मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा कर पाएगा। अभी तक की जो मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री है, मुझे लगता नहीं है कि इजराइल वो ज़मीन आसानी से छोड़ेगा। इजराइल ने ज़मीन सिर्फ एक बार छोड़ी थी लेबनान में और वो भी आसानी से नहीं छोड़ी थी, हिजबुल्लाह ने लड़के छुड़ाई थी। अब हालत यह है कि वहां पर सीज फायर चल रहा है और लगातार इजराइल हमला कर रहा है। जो लेबनान की आर्मी है वो इसका बिल्कुल भी प्रतिरोध जो करना होता है, एहतजाज करना होता है, वो कर नहीं पा रही है। हिजबुल्लाह ने अभी 2 दिन पहले ये बयान दिया है कि हम हथियार कतई नहीं छोड़ेंगे। तो लेबनान में भी फ्लैश पॉइंट जैसे चीज़ें हैं। हिजबुल्लाह दोबारा जंग शुरू करेगा या फिर उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो जंग कर ही नहीं सकता है, ये आने वाले वक्त में समझ में आएगा। अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि गजा के अंदर जो जंग है वो और तेज़ हो सकती है। नेतन्याहू ने आर्मी को और प्रेशर बनाने के लिए कहा है और एक बात बहुत क्लियर है कि जंग जितनी तेज होगी, इजराइल के होस्टेजेस के वापस लौटने की उम्मीद उतनी कम होगी। अगर वाकई हमास ने 30,000 से ज़्यादा लोगों को भर्ती किया है अपनी आर्मी में और गुर्रिल्ला तरीके से वो लड़ाई जारी रखता है तो इजराइल को भी एक के बाद एक काफ़ी नुकसान होने की संभावना है, जैसा पिछली बार भी हुआ था। इन सब का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर ईरान और अमेरिका के बीच वाकई समझौता हो सकता है तो इजराइल के ऊपर एक बार फिर से प्रेशर पड़ सकता है गजा में जंग रोकने का। लेकिन तब तक तो ऐसा लगता है कि गजा के अंदर खूनी खेल लगातार हम देखते रहेंगे। वीडियो के शुरुआत में जिस बच्ची को देखा था आपने, उसको याद कीजिए और सोचिए कि अगर आप ऐसे वक्त में इन बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं तो क्या वाकई इंसान कहलाने लायक है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।